नमस्कार साथियों, आपके सामने MSD01 हिंदी काव्य वन, जिसमें भक्ति काव्य, आदि काव्य, रीति काव्य आपके सामने है। उसको आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम विद्यापति ने अपनी रचनाओं में तत्कालीन समाज का किस रूप में चित्रण किया है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये जो प्रश्न है इग्नू असाइनमेंट का, और आपको पता है कि ये इग्नू असाइनमेंट का जो इग्नू के अंदर जो असाइनमेंट्स है, मास्टर ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट जो हिंदी जो कि मास्टर्स कर रहे हैं हिंदी के अंदर, उनके लिए है ये असाइनमेंट। और ये सेकंड असाइनमेंट में आपको मिलता है, विद्यापति ने अपनी रचनाओं की तत्कालीन समाज का किस रूप में चित्रण किया है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आपके सामने लिखित रूप में है, और मैं साथ ही साथ में इसको आपको बताने का प्रयास भी करूँगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और आप समझिए कि आपको ये कितना ज़्यादा लाभकारी होगा। तो तत्कालीन समाज, उस समय तत्कालीन समाज वर्णों, जातियों और वर्गों में विभाजित था। उस समय का राजनीतिक अस्थिरता का समाज स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ता था। ठीक है, तो जो राजनीतिक अस्थिरता था, उसे सामाजिक जो स्थितियां थी उस पर प्रतिकूल, ठीक है, उल्टा असर पड़ता था राजनीतिक अस्थिरता का। ठीक है, सही नहीं पड़ता था, जिसका लाभ उच्च तबके के लोग ही उठाते थे और निचले तबके के लोगों का संकट बढ़ जाता था, जिससे विषमता और बढ़ जाती थी। राजतंत्र राजनीतिक व्यवस्था कायम करने के अलावा समाज में सामंतवादी व्यवस्था की रक्षा करता था। राजतंत्र जो था वह राजनीतिक व्यवस्था कायम करने के अलावा समाज में सामंतवादी, मतलब सामंतों की, जो सामंत आपने पता है, जो सामंत होते थे, जो कि जो उच्च कुलीन वर्ग के लोग थे, जो कि टैक्स लेते थे राजा के कहने पर, इन सब प्रकार के जो सामंत थे उनकी व्यवस्थाओं को बढ़ाता था, उनको प्रोटेक्ट करता था। ये राजतंत्र राजतंत्र राजाओं को ही प्रोटेक्ट करता था, प्रजा के लिए नहीं होता था। इस तरह प्रजा का दोहरा शोषण होता था। कीर्तिलता और लिखनावली में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मिथिला का समाज सामंतवादी था, इसलिए सामाजिक विषमता कई रूपों में मौजूद थी, जिसकी अभिव्यक्ति राजनीति और समाज में कई तरह से होती रहती थी। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से निचले तबके के लोग राजनीति सत्ता के लाभ से तो वंचित थे ही, उसके दमन के भी शिकार होते थे। कीर्तिलता के द्वितीय पल्लव के प्रारंभ में ही निम्नलिखित पद है, जिसमें सामाजिक स्थिति का पता चलता है। इसमें बताया कि कीर्तिलता का जो द्वितीय पल्लव के प्रारंभ में ही ये बताया गया है कि राजनीतिक सत्ता के लाभ सिर्फ सामंतवादियों को ही होता था, और जो आम व्यक्ति होता था, जो साधारण व्यक्ति होता था, किसान होता था, वह उनको इनके दमन का शिकार होना पड़ता था, और हमेशा उनको शोषण ही उनके साथ में होता था। तो देखिए यहाँ पे लिखा है विद्यापति ने कि ठाकुर ठक भय गेल चोर सरपरी घर सजिया। ठाकुर ठक भय गेल चोर सरपरी घर सजिया, दासे गोसाइनी गई ये धम गए धंध निमजिया। खले सज्जन परिभवई कोई, नाई होई विचारक, जाति अजाति विवाह अध्यम, उत्तम कऊ पारक। तो इसका जो अर्थ है वो बताया कि राजा गणेश्वर के निधन के बाद हालत इतनी बिगड़ गई कि ठाकुर ठग हो गए। चोरों ने बलपूर्वक घरों पर कब्जा कर लिया, नौकरों ने गृह स्वामिनियों को धर दबाया, धर्म खत्म हो गया और धंधे डूब गए। दुष्टों ने सज्जनों को दबोच लिया, कोई विचार करने वाला नहीं रहा। जाति और अजाति में विवाह होने लगे, अध्यम और उत्तम के भेद का विवेक करने वाला कोई भी नहीं बचा। मतलब कौन अधर्म है और क्या उत्तम है, वह सब कुछ इनका विवेक करने वाला नहीं कोई बचा। किसके? जो राजा गणेश्वर थे उनके निधन के बाद। कवि कहते हैं कि राजा गणेश्वर के स्वर्गवास के बाद तिरहुत के समाज में उपयुक्त दुर्वतियाँ फैल गई, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से सोचने पर स्पष्ट होगा कि ये दुर्वतियाँ समाज में पहले से थी। हाँ, राजा का कठोर शासन रहा होगा, जिसके भय से जनता में एक व्यवस्था थी। वह भय खत्म हो जाने से या समाज में अराजकता छा जाने से ठगी बढ़ गई, चोरी और सीनाजोरी बढ़ गई, परिवारों में अत्याचार होने लगा, धर्म के नियम गायब हो गए और अव्यवस्था के कारण
व्यापार चौपट होने लगे। ऐसे दौर में आमतौर से निचले तबके के लोग ऊपर उठते हैं। इसलिए उस समय को तिरहुत में भी जातीय भेदभाव पर चोट पड़ते लगी और कवियों की हालत खराब हो गई। यह हालत तो मिथिला के सामान्य समाज की थी, मतलब जो मिथिला के अंदर राजा गणेश्वर के निधन के बाद में यह हालत वहाँ के सामान्य समाज की थी। लेकिन कीर्ति सिंह के जौनपुर पहुँचने पर इस नगर का जो वर्णन किया गया है उससे समाज के एक दूसरे रूप का साक्षात्कार होता है। इस वर्णन से वर्ग विभाजित सामंती समाज का जीवन स्वरूप सामने आ जाता है। बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं के वर्णन से धनाढ़ राज्य सत्ता से जुड़े वर्ण का बोध होता है। बाजार की भीड़ का कीर्तिलता में रोचक वर्णन है। क्या वर्णन है? नगर के समाज में ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत और अन्य जातियां बसी थी। वहाँ वेश्याएं भी थी और उनके भी महल ऐसे थे कि कवि को लगता है कि उन्हें स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया हो। वहाँ बड़ी संख्या में गुलाम भी थे जो बिकने के लिए तैयार रहते थे। वहाँ दासियां और नौकर चाकर भी बहुतेरे थे। हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे। हालांकि राज्य की सुविधा की दृष्टि से भेदभाव थे। इसके बावजूद कहीं भांग दी जा रही थी, कहीं वेट पाठ है, कहीं बिस्मिल्लाह है, कहीं बलि है। अर्थात मतलब राज्य में हिंदू मुसलमान सब साथ रहते थे और इसके और असुविधाएं भी, सुविधा की दृष्टि से भेदभाव भी था, ठीक है। लेकिन आप देखिए कहीं बांग दी जा रही है, कहीं पे वेद पाठ हो रहे हैं, कहीं पे बिस्मिल्लाह हो रही है, कहीं पर बलि दी जा रही है, और कहीं ओजा है, कहीं खोजा है, कहीं नकल है, कहीं रोजा है, कहीं ताम्रपत्र है और कहीं कूजा है, कहीं मुसलमानों के द्वारा जोर जबरदस्ती किए जाने का भी वर्णन है। ऐसे लगता है व्यवसाय काफ़ी विकसित था। ऐसा वर्णन है कि दोपहर में भीड़ लगती है, पृथ्वी मंडल की समस्त वस्तुएं बिकने लगती है, व्यापारी क्षण में अपनी सारी चीज़ें बेच लेते हैं और जो खरीदना होता है खरीद लेते हैं। लेकिन जौनपुर के प्रसंग में वर्णित समाज का यह ढांचा मिथिला में भी था। मैथिल समाज सामंतवादी आधार पर ही टिका हुआ था और मध्यकालीन सामंतवादी समाज के सारे दोष वहाँ विराजमान थे, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़े। समाज में दो वर्गों के लोग थे और बेगार की प्रथा थी। बेगार आपको पता ही है, जिसमें प्रचंड बेरोजगारी होती है, व्यक्ति से काम करा लिया जाता है और उसको कुछ भी दिया नहीं जाता है। तो ऐसी बेगारी वहाँ पे होती थी। सच्चाई ये थी कि मध्य युग में ब्राह्मण बड़े बड़े सामंत थे और वह जमीन दान देकर अपने अधीन छोटे छोटे सामंत रखते थे। देख लीजिए, ठीक है, ब्राह्मण ही बड़े बड़े सामंत थे और वह छोटे छोटे जमीन दूसरों को दान देकर उनको अपने अधीन कर लेते थे, अपने अंडर कर लेते थे। उस समय तक जाति प्रथा मिथिला में और भी मजबूत हो गई थी, जिसका खास कारण था वहाँ राजा हरि सिंह देव के समय से पंजी की प्रथा का प्रचलित होना। बुरे चौधरी लिखते हैं कि जातीय शुद्धि के नाम पर अवथा अपने पद को और ऊपर उठाने के निमित्त एक एक व्यक्ति ने 25-25 विवाह करने शुरू कर दिए और इस तरह बिकुआ की प्रथा चल पड़ी। इस तरह पंजी प्रथा ने जातीय व्यवस्था और विवाह को और विकृत ही बनाया। विद्या और ज्ञान की भूमि होने के बावजूद मिथिला में भी धन ही सामाजिक प्रतिष्ठा का मुख्य आधार था। जहाँ 25 विवाह एक पुरुष करता था, वहाँ स्त्रियों की दुर्दशा का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। विद्यापति ने अपनी रचनाओं में सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हुए लिखनावली में जो कि विद्यापति द्वारा रचित रचना है उसमें समाज से जुड़ी व्यवस्था, उसकी सामाजिक स्थिति का वर्णन भली भांति किया है। हमें उसके अध्ययन से पता चलता है कि राज्य से जुड़े लोगों में विलासिता व्याप्त थी और जनता में दरिद्रता थी। ठीक है, जो राज्य से लोग जुड़े थे वो विलासिता में व्याप्त थे, अमीरी में, अय्याशी में व्याप्त थे और जनता में दरिद्रता थी, गरीबी थी। कीर्तिलता के कथन के उल्लेख से बताया जा चुका है कि राजा कभी कभी दरिद्रों को दान दिया करते थे। दान संपन्नता और दरिद्रता की परस्पर विरोधी जीवन स्थितियों के होने का प्रमाण है। समाज में उन लोगों का सम्मान बहुत था जो राज दरबार से संपृक्त होते थे। गरीबों की हालत बहुत खराब थी।
दासों को तो प्रतिदिन एक वक्त का आहार ही मिलता था। किसानों की हालत कुछ बेहतर थी, लेकिन किसी किसी किसान को बैल बंधक रखना पड़ता था। थोड़ा सा हम आगे आ गए हैं। क्षमा कीजिएगा। जी, वापस आ गए हम। सम कि लेकिन किसी किसी किसान को बैल बंधक रखना पड़ता था। समाज में सूदखोर महाजन थे, जो सूद मतलब ब्याज लेते थे, जो किसानों को कर्ज देकर फसल कटने के समय 2 गुना वसूल कर लेते थे। इससे हमें पता चलता है कि विद्यापति युगीन समाज वर्ग विभाजित समाज था। राजा और सामंत प्रभुत्व में थे, व्यापारी और महाजन भी सुखी संपन्न थे। किसान, खेत मजदूर और दास शोषित वर्ग के अंग थे। सामाजिक विषमता और अंतर्विरोध का यह मुख्य रूप था। समाज में जात पात थी ही, और अन्य सामाजिक तबकों की स्थिति का उल्लेख पहले हो चुका है। ये सामाजिक स्थिति है जो विद्यापति को प्रेरित और प्रभावित करती है, और उनके रचनाओं में वे इसका चित्रण करते हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि यथार्थ चित्रण से एक तरफ साहित्य की महिमा बढ़ती है, दूसरी तरफ समाज को समझने का स्रोत प्राप्त होता है। और जैसे कि आपको पता है कि जो इसके बाद का जो प्रश्न है वह हम करेंगे, और इससे पहले जो प्रश्न है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे आपको। आपको पृथ्वीराज रासो के काव्य के बारे में पता लग जाएगा, उनके राज्य के बारे में पता लग जाएगा, जो चंद्रावर देई के द्वारा बताया गया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको ज़रूर मिल जाएगा। लास्ट में वीडियो के मैं आपको थोड़ा सा एक सजेशन देना चाहूँगा, जिससे कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है। आप अपनी पढ़ाई को स्थिर मतलब अच्छा करते हुए, अपना कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाते हुए, मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए आप मेडिटेशन का आप अपने जीवन में प्रयोग कीजिए। सहज योगा मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा मेथड है, जिसके द्वारा आप अपने जीवन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कर सकते हैं, अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। हर एक स्टूडेंट को कुछ समय के लिए मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए सुबह उठ के, और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सहज योग मेडिटेशन करें। तो सहज योग मेडिटेशन जो है उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वरना आप यूट्यूब पे भी सीधे सहज योग को सर्च करें और अपने आप को जानिए। ये जो शक्ति है ये आपके अंदर ही है, और सहज योग हमेशा फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके हर आसपास भी बहुत सारे सेंटर्स मिलेंगे आपको। तो आप ज़रूर, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं और एंड तक अगर आप देख रहे हैं, तो ज़रूर आप सहज योग ज़रूर करिए। एक बार ज़रूर यूट्यूब पे सर्च करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और लिखित रूप में अपने असाइनमेंट को बनाइए, अपने रूप से बनाइए, अपने अपने अकॉर्डिंग बनाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।